हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य, जो परीक्षावाणी का 15वां चैप्टर है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है। पर्यटन प्रधान तो समझ चुके होंगे कि पर्यटन में जोर दिया जाता है, तो पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था। तो मनी ऑर्डरी क्या है? राज्य गठन के समय या अभी भी राज्य के युवा बाहर की ओर नौकरी करने चाहते हैं, तो वहाँ से मनी ऑर्डर के रूप में पैसे वैसे भेजते हैं, तो इसीलिए लिखा गया है कि मनी ऑर्डरी और पर्यटन प्रधान अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड की। राज्य की जीडीपी राज्य की जीडीपी कितनी है? 3,46,206 करोड़ रुपए राज्य की जीडीपी है। और जीडीपी विकास दर है 7.58%। और इससे पहले कि हम जीडीपी के बारे में पढ़ लेते हैं, इससे पहले हम देखिए जीडीपी होती क्या है। देश के घरेलू सीमा के भीतर जितनी भी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन जो होता है, उसका अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसमें शामिल होंगे देश के लोग भी, और देश से जो आए लोग हैं वो भी शामिल होंगे। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, जीडीपी समझ गए होंगे आप। उसके बाद हम बात करेंगे राज्य की जो जीडीपी है देश में, उसका 20वां स्थान है। ठीक है, और पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम। क्या होती है पर कैपिटा इनकम? प्रति व्यक्ति आय। जब देश की जनसंख्या जनसंख्या बट्टे जो राष्ट्रीय आय है उसका जब भाग लगाते हैं, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय हासिल करी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विशेष राज्य का दर्जा। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा 11वें वित्त आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1 अप्रैल 2001 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 अप्रैल 2001 को। किसके द्वारा दिया गया? 11वें वित्त आयोग और योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। ठीक है, और विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाता है? जो ऐसे राज्य हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या सुख सुविधा उतनी डेवलप नहीं हो पाई है वहाँ, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड 11वां राज्य है। इससे पहले 10 और हैं जो जिले राज्य जिनको दिया गया है विशेष राज्य का दर्जा। केंद्रीय सहायता विशेष राज्य का दर्जा में जो विशेष राज्यों को दिया जाता है, केंद्रीय सहायता अनुदान दिया जाता है 90%, और 10% लोन के रूप में प्राप्त होता है जो विशेष राज्य का दर्जा है जिस राज्य को। और अन्य राज्यों को 70% अनुदान के रूप में और 30% ऋण यानी लोन के रूप में दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं राज्य योजना आयोग। या राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था 31 मार्च 2001 को। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये 2 शब्द आए हैं, वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, जिसका गठन हुआ था 280 अनुच्छेद के अनुसार होता है इसका गठन, केंद्रीय वित्त आयोग का। इसके अध्यक्ष होते हैं, इसमें अध्यक्ष समेत 4+1 टोटल 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में हुआ था। केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। केसी नियोगी लिखा गया है यहाँ पर। क्षितिश चंद्र जोशी इसका नाम है, इनका नाम है केसी नियोगी। उसके बाद 1956 में दूसरे वित्त आयोग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे के संथानम, ये नोट करते रहना। उसके बाद जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं 15वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष हैं अभी 2017 में गठन हो गया था इसका, इतने पहले ही हो गया था 2017 के आसपास। और इनका कार्यकाल लागू हुआ 2026 तक रहेगा ये कार्यकाल। 2021 के आसपास से स्टार्ट हुआ होगा, 20 के आसपास या 21 के आसपास। उसके बाद 2026 तक चलेगा, 25 तक भी कह सकते हैं। 26 के बाद 16वां वित्त आयोग का गठन तो पहले हो जाता है, वित्त आयोग का गठन पहले हो जाता है। 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, पर इसका कार्यकाल शुरू होगा 26 से 31 के बीच। ठीक है, ये समझ चुके होंगे। और जो ये वाले वित्त आयोग का गठन हुआ है, 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है 2023 में, जो शुरू होगा 26 से 31 के बीच, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनघड़िया जी। ये भी नोट कर लेना, अरविंद पनघड़िया जी। ठीक है, ये रहा वित्त आयोग। वित्त आयोग से संबंधित एक दो और चीज़ें हैं।
वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा करना। केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा करना वित्त आयोग का काम होता है। और वो सब बता ही चुका हूँ। 5 सदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये बता ही चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में, बाद में बात कर लेंगे, इससे नीचे भी वो टॉपिक आएगा। अभी बात कर लेते हैं योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसके प्रथम अध्यक्ष JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। जो योजना आयोग बना था उसमें देश के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री ही इसके योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, फर्स्ट अध्यक्ष JL नेहरू। फर्स्ट उपाध्यक्ष पूछेगा तो गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये फर्स्ट उपाध्यक्ष होंगे। और अंतिम उपाध्यक्ष पूछेगा तो मोंटेक सिंह आहूवालिया। और अंतिम अध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2014 में इसका समाप्त कर दिया गया था इसको 2014 में, और इसकी जगह फिर लाया गया नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग लाया गया 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? फिर जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष क्या बोला था मैंने? देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे JL नेहरू, योजना आयोग के टाइम पे। अब जब बना है नीति आयोग, इसकी जगह 2015 में कौन थे? फिर नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं अभी के टाइम पे। नीति का फुल फॉर्म भी पूछता है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म है। और नीति के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो नीति आयोग के CEO थे फर्स्ट, वो थे सुश्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और जो अभी हैं BVRC सुब्रमण्यम अभी के CEO हैं नीति आयोग के। और इसमें पूछता है कि उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जिन्हें आजकल ही 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। फर्स्ट उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। अभी के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी जी अभी के उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। ठीक है, अध्यक्ष मैंने बता ही दिया है और CEO मैंने बता ही दिया है, उपाध्यक्ष ये सब हो ही गया है। ठीक है, इसके बाद गवर्निंग काउंसिलिंग में कौन कौन से मेंबर होते हैं शामिल, ये भी पूछता है। हाल ही के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि ये नीति आयोग में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं करके। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, CM ऑल स्टेट्स के। ठीक है, CM और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के CM यानी मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। ये रहा हमारा नीति आयोग, योजना आयोग और वित्त आयोग। तीनों एक ही चीज़ में कंप्लीट कर दिए हमने। पॉलिटी के जितने भी चैप्टर हुआ, 3 चैप्टर तो हमने एक ही वीडियो में निपटा दिए हैं। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड में पाँचवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं इंदु कुमार पांडे जी। कार्यकाल होता है इसका, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 5 वर्षीय कार्यकाल होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 2001 में, इसके अध्यक्ष RK धर थे। सेकंड वित्त आयोग का गठन हुआ था 2005 में, डॉक्टर G श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष थे। तीसरे वाला का गठन हुआ था 2009 में, इंदु कुमार पांडे जी इसके अध्यक्ष। चौथे वाले 2015 में TS पपोला इसके अध्यक्ष। पाँचवा 2019 इसके अध्यक्ष IK पांडे, इंदु कुमार पांडे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य के कौन से ऐसे अध्यक्ष हैं जो वित्त आयोग के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं? इंदु कुमार पांडे जी तीसरे और पांचवें। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन 243I के तहत होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन वर्तमान में, ये पहले ही बता चुका हूँ, भारत में 15वां वित्त आयोग लागू है। गठन इसका राष्ट्रपति द्वारा होता है। 5 सदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं उसके साथ। और अध्यक्ष इसके NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के कार्य क्या होता है ये भी पहले ही बता चुका हूँ, केंद्र और राज्य में राजस्व का वितरण करना।
और 16वें वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है, 2023 में हुआ था। और यह इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा 26 से 31 तक। ठीक है, ये रहा हमारा ये जो भी राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में। और एक और चीज़ बताना भूल गया हूँ मैं कि इनके अध्यक्ष को पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता, मतलब उसी पद पर दोबारा नहीं आ सकते, ऐसा कहा जाता है। अब होता तो है नहीं शायद, मैंने गौर किया है तो एक बार, पता नहीं अब ये कितना निर्वाचित नहीं किया जाता, पुनर्निर्वाचित या सदस्य होगा या अध्यक्ष होगा, फिर पता नहीं, वो आपका लिए होमवर्क का क्वेश्चन है आज। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। कार्यशील जनसंख्या 38.39 लोग कार्यशील हैं यहाँ के, जो गतिविधियों में लगे हैं अपने कामकाजों में, और अन्य 61.61 लोग आश्रित या अकार्यशील लोग हैं। जो कार्यशील लोगों पर आश्रित हैं ऐसे ही लोग 61.61% लोग हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में मुख्य कार्यशील लोग हैं 74.13% और सीमांत कार्यशील हैं 25.87%। मतलब इसमें भी जो 38.39% है ना कार्यशील लोगों में भी, मुख्य कार्यशील 74.13% है। सीमांत कार्यशील मतलब जिनको वर्ष में कामकाज तो मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो उसे कहते हैं सीमांत कार्यशील। राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़ों हेतु कौन से निदेशालय का गठन किया है? अर्थ एवं सांख्य निदेशालय। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, तो इसके बाद बात करेंगे राज्य अर्थव्यवस्था के घटक 2023-24 के अनुसार। मतलब राज्य अर्थव्यवस्था के घटक तो होते हैं 3, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में। इससे पहले 22-23 के बारे में भी बात कर लेते हैं। 22-23 में जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में योगदान था 2022-23 में 12.36%, द्वितीय क्षेत्र में 46.21% और तृतीय क्षेत्र का योगदान था 41.43%। ठीक है, अब इस साल के आंकड़े जो आए हैं 23-24 के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है उत्तराखंड का 9.99%। उत्तराखंड में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है और इसमें शामिल है कृषि, वानिकी, पशुपालन और खनन। ये कभी कभी उपक्षेत्रों के बारे में भी पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से उपक्षेत्र आते हैं करके। ये फर्स्ट में ये इसका योगदान ज़्यादा है, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ऐसे अरेंज किए हैं, नीचे भी अरेंज कर लिए गए हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है यूएस नगर, फिर हरिद्वार का, फिर देहरादून का। और प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक तो पढ़ लिया हमने, न्यूनतम है रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, फिर बागेश्वर। ये प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम जिनका योगदान रहता है वो क्षेत्र हमने पढ़ लिए, जिले हमने पढ़ लिए। इसको याद करने का एक तरीका है, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है यूएस नगर में, तो प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान यूएस नगर का। और सबसे कम कृषि योग्य भूमि है रुद्रप्रयाग में, पथरीली भूमि है, बंजर भूमि ज़्यादा रहती है, तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहता है। द्वितीय क्षेत्र में हरिद्वार, यूएस नगर और देहरादून का स्थान आता है सर्वाधिक में। सबसे कम में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी का स्थान आता है। योगदान है इसका द्वितीय क्षेत्र का 46.84%। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का है? द्वितीय क्षेत्र का है 46.84, सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का 9.99% है। तो इस क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण और विद्युत गैस जलापूर्ति आते हैं। इसको याद करने का भी एक तरीका है, द्वितीय क्षेत्र को याद करने का तरीका कि यहाँ विनिर्माण और निर्माण जैसे आया है तो उसमें सर्वाधिक फैक्ट्रियाँ ये जो भी हैं वो हरिद्वार में सर्वाधिक हैं। तो इस प्रकार से याद करेंगे कि द्वितीय क्षेत्र हरिद्वार सर्वाधिक योगदान दे रहा है और सबसे कम बागेश्वर में कम ही फैक्ट्रियाँ हैं, ऐसे सुख साधन ऐसे हैं नहीं कि ज़्यादा चीज़ें निर्माण करने लायक हों, तो सबसे कम बागेश्वर। तृतीय क्षेत्र में 43.17% का योगदान है। इसमें भी व्यापार, होटल, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सम्मिलित हैं। उसके बाद स्वास्थ्य, संपदा, आवास, स्वामित्व, लोक प्रशासन और वित्तीय सेवाएं शामिल होती हैं तृतीय क्षेत्र यानी सेवा सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान
देहरादून, यूएस नगर और हरिद्वार का। सबसे कम रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली का। इसमें भी याद करने जैसी चीज़ है कि राज्य की राजधानी है देहरादून में, तो सर्वाधिक सुख सुविधाएँ वहीं मिलेंगी, ये स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं वहीं मिलेंगी, और सर्विस सेक्टर जो भी है सर्वाधिक वहीं डेवलपमेंट होगा। ठीक है, वो रहा। उसके बाद बात करेंगे राज्य में प्रति व्यक्ति आय के बारे में। लास्ट चीज़ रह गई है, राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के अनुसार 2,60,201 रुपये हैं। ठीक है, राज्य में प्रति व्यक्ति आय। इससे पहले हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता चुके हैं कैसे निकालेंगे करके। देश की टोटल जनसंख्या को जब राष्ट्रीय आय से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती है। ठीक है, देश में 6वें स्थान पर उत्तराखंड राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय है करके, और इससे पहले 22-23 में थी 2,33,000 रुपये। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हरिद्वार, फिर यूएस नगर, फिर देहरादून। हरिद्वार, यूएस नगर, देहरादून। सबसे कम रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आज की वीडियो लंबी बन चुकी है, तो थैंक यू।